कमरे में एक बड़ी मेज के पीछे 3 कुर्सियों पर 3 अफराद मौजूद थे, जबकि चौथी कुर्सी खाली थी। ये तीनों अफराद उधेड़ उम्र और मकामी थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और तीनों अपनी अपनी सोचों में गुम नजर आ रहे थे कि अचानक कमरे का इकलौता दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। तो इन तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजे से दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर वो तीनों उठ खड़े हुए। कमरे में दाखिल होने वाली शख्सियत काफिरिस्तान के वजीर आजम थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तारी थी। तशरीफ रखें, वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा और खुद चौथी खाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके बैठते ही तीनों अफराद भी कुर्सियों पर बैठ गए। जगदेश साहब, आप पहले रिपोर्ट दें, वजीर आजम ने एक उधेड़ उम्र लेकिन बावकार आदमी से मुखातिब होकर कहा। जनाब, मेरे पास एक टेप पहुंचाया गया है जिसमें आपके और मिस्टर राजेश पटेल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी, और साथ ही एक तहरीरी पैगाम भी है कि वजीर आजम साहब मुझे रास्ते से हटाने के लिए पाक एशिया में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इस तरह कत्ल कराना चाहते हैं। ये उसका इल्ज़ाम हुकूमत पाक एशिया पर आए, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने उसका सुराग लगा लिया है और ये टेप सबूत के तौर पर भेजी जा रही है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप या मैं काफिरिस्तानी वफ़द के साथ इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से खुद ही इनकार कर दूं। जगदेश ने ठहरे हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उन्होंने कोट की जेब से टेप निकालकर मेज पर रख दिया। राजेश पटेल साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी तरफ बैठे हुए कवि हैकल आदमी से मुखातिब होकर कहा। जनाब, इस टेप के जगदेश साहब के पास पहुंचने का मतलब ये है कि हमारा मंसूबा 100% कामयाब रहा है। अब जगदेश साहब बाकायदा ऐलान कर देंगे कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहे। इस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस भी अपनी जगह मुतमईन हो जाएगी और हुकूमत पाक एशिया भी। इस तरह इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त, जिसकी सदारत पाक एशिया के सदर करेंगे, को तबाह करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, राजेश पटेल ने कहा। लेकिन ये मिशन कौन मुकम्मल करेगा? सदर साहब की शमूलियत के वक्त तो जाहिर है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी, जगदेश ने कहा। सिक्योरिटी ज़रूर सख्त होगी, लेकिन सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी एक ख़ास तकनीक और रूटीन के मुताबिक की जाती है, जिससे आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन असल मसला पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की तवज्जो इस कॉन्फ्रेंस से हटाना मकसूद थी, जिसके लिए इंतहाई पेचीदा मनसूबाबंदी की गई थी, वजीर आजम ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर ये मंसूबा ना बनाया जाता तो फिर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस यकीनन ऐसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों की सिक्योरिटी पर काम न करती, चौथे आदमी ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर ठाकुर। आमतौर पर ऐसी इल्मी कॉन्फ्रेंसों की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हमें इतला मिली कि ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हुकूमत पाक एशिया को ये इतला भेजी गई थी कि पाक एशिया की किसी अहम शख्सियत को हलाक करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हमने इस बारे में जो तहकीकात की उसके मुताबिक ये खत पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ को भिजवाया गया था। जो मंसूबा ग्रेट लैंड की हुकूमत ने पकड़ा था वो काफिरिस्तानी एजेंटों का था और टारगेट पाक एशिया के सदर थे, क्योंकि उनकी वजह से पाक एशिया के रूसिया के जवाल की वजह से आज़ाद हो जाने वाली मुस्लिम रियासतों के दरमियान इंतहाई तेज़ी से ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे थे, और ये ख़तरा अब हकीकत बनकर सामने आता जा रहा है कि पाक एशिया अपने हमसाया ममालिक और रूसिया के जंगल से आज़ाद हो जाने वाली मुस्लिम रियासतों से मिलकर एक नया बुलाक बनाने पर तुला हुआ है। अगर ये बुलाक बन गया तो काफिरिस्तान की इस इलाके में हैसियत न सिर्फ ज़ीरो हो जाएगी बल्कि पाक एशिया और मुस्लिम रियासतें बेपनाह तरक्की कर जाएंगी। इस तरह ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर पाक एशिया के हक में चला जाएगा, और चूँकि इस तमाम कार्रवाई में बुनियादी किरदार पाक एशिया के सदर का है और अभी पाक एशिया के सदारती इंतखाबात में बहुत अरसा पड़ा है, इसलिए काफिरिस्तान ने यह मनसूबाबंदी की है कि किसी तरह पाक एशिया के सदर को इस अंदाज में ख़त्म किया जाए जिससे उसका इल्ज़ाम काफिरिस्तान पर ना आए। लेकिन पाक एशिया के सदर की ज़ाती सिक्योरिटी बेहद सख्त है।
اس لیے انہیں عام حالات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے پہلے تو صدر کے ملٹری سیکرٹری سے رابطہ کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ملٹری سیکرٹری کے ذریعے یہ کام کرایا جائے، لیکن ملٹری سیکرٹری نے براہ راست یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ اس ملٹری سیکرٹری نے گریٹ لینڈ کے ہاؤنڈ گروپ کو استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ ہاؤنڈ گروپ ایسے کاموں میں مہارت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہاؤنڈ گروپ جو بظاہر مجرم تنظیم ہے، دراصل گریٹ لینڈ کی سرکاری تنظیم ہے اور اس کا سربراہ لارڈ میکارٹو ہے۔ اسی نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک کسی حکومت کا سربراہ سرپرستی نہ کرے، اس ملک کی کسی بھی بڑی شخصیت کا خاتمہ یہ گروپ نہیں کرے گا۔ جبکہ یہاں خود سربراہ کو نشانہ بنایا جانا تھا، اس لیے ملٹری سیکرٹری نے ایک اور تجویز پیش کی کہ گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کو وہ پاکیشیا کے صدر کی طرف سے ضمانت دے دیں گے کہ وہ ایک ٹارگٹ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ ٹارگٹ کو اوپن نہ کیا جائے گا۔ جب ہاؤنڈ گروپ کا کوئی آدمی تفصیلات معلوم کرنے آئے گا تو اسے اصل بات بتائی جائے گی، اور چونکہ اس سے لارڈ میکارٹو کی طرف سے گرین سگنل مل چکا تھا، اس لیے وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ ٹارگٹ ملک کا صدر ہے یا کوئی اور۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ملٹری سیکرٹری نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے صدر سے براہ راست بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ملٹری سیکرٹری نے ایک آدمی کو جو صدر جیسی آواز اور لہجہ بنا سکتا تھا صدر بنا کر اس کی بات چیت سیکرٹری سے کرائی۔ تو چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ہاؤنڈ گروپ کے اصول کے مطابق صدر ایک ذاتی خط لکھیں۔ اس ذاتی خط کو شناخت بنایا جائے گا تاکہ معاملات لیک آؤٹ نہ ہو سکیں۔ ملٹری سیکرٹری نے یہ خط بھی لکھ دیا۔ اس طرح معاملات ہماری منشا کے مطابق ہو گئے اور گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری نے لارڈ میکارٹو کو یہ مشن مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ لارڈ میکارٹو نے ہاؤنڈ گروپ کے فارن اسٹیٹ کے انچارج کو مشن مکمل کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ چنانچہ وہاں سے تفصیلات طے کرنے کے لیے ایک آدمی ٹیری ہاؤنڈ کو بھجوایا گیا۔ اس ٹیری ہاؤنڈ نے ملٹری سیکرٹری سے فون پر بات کر لی اور رات کو ہائی آفیسرز کلب میں ملاقات طے ہو گئی کہ اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور یہ آدمی ٹیری ہاؤنڈ ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے پاس جو خط تھا وہ غائب تھا۔ اس کے بعد پاکیشیا سیکرٹ سروس کا آدمی پاکیشیا کے صدر سے ملا اور اس نے وہ خط صدر کو پیش کر دیا۔ اس خط سے صدر نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے انہیں تو اس کا علم ہی نہ تھا۔ ملٹری سیکرٹری کے بارے میں سیکرٹ سروس نے بتایا کہ اس نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا تھا۔ ملٹری سیکرٹری کو کال کر دیا گیا اور اچانک جب اس کے سامنے ثبوت رکھا گیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے ایسے ہی موقعوں کے لیے دانت میں چھپایا ہوا زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ پاکیشیا کے صدر نے گریٹ لینڈ حکومت سے رابطہ قائم کر کے جب ساری بات انہیں بتائی تو ہاؤنڈ گروپ کو اس مشن پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس طرح ہمارا منصوبہ ابتدا ہی میں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پیچیدہ منصوبہ بندی کی گئی اور یہ منصوبہ بندی راجیش پاٹل صاحب نے کی۔ انہیں اس بین الاقوامی کانفرنس کی آخری نشست میں پاکیشیا کے صدر کی شمولیت کا علم ہو گیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ کافرستان کی طرف سے جو وفد اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہا ہے اس کی قیادت جگدیش صاحب کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منصوبہ بندی کی گئی اور یہ ظاہر کیا گیا کہ کافرستان کے وزیر اعظم سیاسی رقابت کی وجہ سے جگدیش صاحب کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاکیشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس کی ذمہ داری پاکیشیا پر پڑ جائے اور وزیر اعظم پر اس کی ذمہ داری نہ آئے۔ راجیش پٹیل نے اس آئیڈیا کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کی اور پاکیشیا میں کافرستان کے لیے کام کرنے والے ایک سینڈیکیٹ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اس سلسلے میں کام کرے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر یہ منصوبہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ گیا تو وہ اس میں الجھ کر رہ جائے گی اور اس کا خیال اس طرف نہ آئے گا۔ اصل ٹارگٹ پاکیشیا کے صدر ہیں اور اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس اس منصوبے تک نہ پہنچ سکی تو اصل منصوبہ بہرحال وہی رہے گا۔ اب موجود صورتحال میں پاکیشیا سیکرٹ سروس تک یہ منصوبہ پہنچ گیا ہے اور انہوں نے یہ ٹیپ اور پیغام جگدیش صاحب کو بھجوایا تاکہ وہ شرکت ہی نہ کریں۔ اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خیال کے مطابق یہ منصوبہ ہی ختم ہو جائے اور وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ اصل منصوبہ کیا ہے۔
चुनांचे अब जब जगदेश साहब कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार का ऐलान करेंगे तो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की इस कॉन्फ्रेंस से हर किस्म की दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी और हमें अपना टारगेट हिट करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। वज़ीर आज़म ने पूरी तफसील से हालात बताते हुए कहा, ये तो वाकई इंतहाई हैरानकुन मनसूबाबंदी है और वाकई इस मंसूबे की वजह से आपने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर कॉर्नर कर दिया है। लेकिन ये मंसूबा कौन मुकम्मल करेगा? उसका क्या इंतज़ाम है? क्या वही आम से बदमाश ये मंसूबा मुकम्मल करेंगे? ठाकुर ने हैरत भरे लहजे में कहा। फायर सिंडिकेट का चीफ असलम किंग तो मारा जा चुका है, अब उसकी जगह उसके नंबर 2 कारमन नजात मार्शल ने ले ली है। मार्शल भी हमारा ही आदमी है। बज़ाहिर ये मंसूबा फायर सिंडिकेट ने ही मुकम्मल करना है। उसके लिए राजेश पटेल ने ऐसा ही एक हैरत अंगेज मंसूबा तरतीब दिया है। मार्शल कारमन की एक दहशतगर्द तंजीम से काफ़ी अरसा मुंसलिक रहा है और वहाँ की हुकूमत की नज़रों में आ जाने की वजह से वो वहाँ से फरार होकर काफिरिस्तान आ गया। यहाँ सरकारी तौर पर उसकी महारत से फ़ायदा उठाया जाता रहा, लेकिन फिर कारमन हुकूमत को इसका इल्म हो गया तो उसके एहतजाज पर हमने मार्शल को खुफिया तौर पर पाक एशिया में शिफ्ट कर दिया और असलम किंग का नायब बनाकर उसे सख्ती से ये हुक्म दिया गया कि वो फायर सिंडिकेट के हेडक्वार्टर से बाहर ना निकले और ना पब्लिक के सामने आए। चुनांचे कारमन हुकूमत बावजूद कोशिश की उसे तलाश न कर सकी। अब मंसूबा ये है कि काफिरिस्तान की तरफ से जो वफ्द इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आ रहा है उसके नामों का ऐलान हो चुका है। उनमें एक आदमी ऐसा है जिसकी जगह मार्शल ले सकता है। चुनांचे जब ये वफ्द पाक एशिया पहुंचेगा तो उस कॉन्फ्रेंस की पहली 4 नशिस्तों में वही आदमी शामिल होगा, लेकिन आखिरी नशिस्त वाले रोज़ से पहले रात को खामोशी से मार्शल उसकी जगह ले लेगा और फिर सदर साहब का खात्मा कोई मसला नहीं रहेगा और इसका कोई इल्ज़ाम भी काफिरिस्तान पर किसी तरह भी ना आ सकेगा और ना ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को ख्याल गुजरेगा कि ये कार्रवाई काफिरिस्तान ने की है, क्योंकि उन्हें तो जगदेश साहब तक का ही इल्म था। और बस वज़ीर आज़म ने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा, जनाब ये वाकई इंतहाई शानदार मंसूबा है, लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि इस मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू का टेप भी इसी तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तक नहीं पहुंच जाएगा जिस तरह आप और राजेश पटेल साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का टेप उन तक पहुंचा है। जगदेश ने कहा, उसके लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं, आप कतई बेफिक्र रहें। ये पहलू हमारे सामने था। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ आपको मुतमईन करना था ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कोई शुबा बाकी न रहे और ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारी पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात रूनुमा हो जाएं और इसका असर आइंदा इलेक्शन में हमारी पार्टी पर पड़े। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जनाब, मुझे तो पहले भी कोई शुबा ना था, लेकिन अब बहरहाल ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जगदेश साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस्टर ठाकुर, आप राजेश साहब के साथ अपने तौर पर मामला तय कर लें, क्योंकि आपने पाक एशिया जाकर मार्शल से काम लेना है, क्योंकि आपके बारे में पाक एशिया में कोई कुछ नहीं जानता। वज़ीर आज़म ने तीसरे आदमी से मुखातिब होकर कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, सब काम 100% ओके हो जाएगा। ठाकुर ने कहा तो वज़ीर आज़म ने मीटिंग बर्खास्त करने का ऐलान किया और उठकर वो वापस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके उठते ही तीनों भी उठे और फिर एक एक करके वो भी वज़ीर आज़म के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।